तो हम शुरू करते हैं आज से। ये पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, जो कि वीपीओ की यूथ की बुक से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है यह है परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये जो इसमें टेबल दिया गया है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। इसमें बताया गया है पंचायती राज संस्थान के बारे में कि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय सुशासन होता है। क्या होता है? ग्रामीण स्थानीय सुशासन होता है। और फिर इतिहास में देखेंगे कि कैसा था हमारा पंचायती राज संस्थान, वैदिक युग में कैसा था, फिर उसके बाद महाकाव्य काल में कैसा था, फिर प्राचीन काल इतिहास में कैसा इसका इतिहास कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं वैदिक युग में। वैदिक युग में इसमें पंचायत लिखा है लेकिन ये पंचायतन होगा। वैदिक युग में इसके लिए जो शब्द यूज किया गया है उसको पंचायतन कहा गया है। और पंचायतन क्या था? एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता था और उसमें 5 व्यक्ति होते थे, मतलब 1 + 5, इसमें 6 लोग होते थे। और ये वहां पे पंचायतन होती थी। वैदिक युग में एक पंचायतन होती थी जिसमें 6 लोग होते थे। उसमें जो एक होता था वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 3 समितियां बहुत फेमस है, 3 लोकतांत्रिक निकाय स्थानीय स्तर के, जिसमें एक सभा है, दूसरी समिति, तीसरी विदत। ये शायद आप लोगों को पता भी हो कि ऋग्वेद काल में 3 लोकतांत्रिक निकाय थे, सभा, समिति और विदत, जिसमें विदत जो है वो प्राचीनतम समिति है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विदत जो है वो प्राचीनतम है। फिर हम आते हैं महाकाव्य काल में। महाकाव्य काल को 2 भागों में बांटा गया है, रामायण और महाभारत। रामायण काल में प्रशासन जो था वो 2 भागों में विभाजित था। इसमें जो पहला है वो पुर है, जिसको नगर कहा जाता था, और दूसरा जनपद है, जिसको ग्राम कहा जाता था। और राज्य में जाति पंचायत भी हुआ करती थी, और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। उसके बाद हम आते हैं महाभारत काल में। महाभारत में 18 पर्व थे, और उन 18 पर्व में से एक था शांति पर्व। उन 18 पर्व में से एक था शांति पर्व। और शांति पर्व जो है, इसमें स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर एक जो ग्राम था उसके ऊपर 10 ग्राम थे, फिर 20 ग्राम थे, फिर 100 ग्राम थे, फिर 1000 ग्राम थे। और जो गांव का मुख्य अधिकारी होता था उसे ग्रामिक कहते थे। और जो 10 ग्रामों का प्रमुख था उसे क्या कहते थे? दशक कहते थे। उसके बाद हम आते हैं प्राचीन कालीन इतिहास में। प्राचीन कालीन इतिहास को 2 भागों में बांटकर इसमें दिखाया गया है, मौर्यम मौर्योत्तर काल, गुप्तयम गुप्तोत्तर काल। जो मौर्यम मौर्योत्तर काल था, इसमें जो गांव का मुखिया होता था वो गांव का शासन वृद्धों की एक परिषद की सहायता से चलाता था। और आप सबको पता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मौर्य के काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें हमें पंचायतों का उल्लेख भी मिलता है। फिर आते हैं मौर्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था पर। मौर्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था में जो 10 गांव का समूह होता था उसको संग्रहण कहा जाता था, और जो संपूर्ण जनपद होता था उसको समाहर्ता कहा जाता था। जो संपूर्ण जनपद होता था उसको क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। और समाहर्ता के ऊपर जो होते थे उनको महामात्य कहा जाता था। और जो गांव होता था उसके अलग अलग शासक होते थे, जिसको ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में विषयपति थे, जो कि जिलाधिकारी होते थे। फिर ग्रामिक जो था वो ग्राम प्रधान था। और राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख जो था अधिकारी था उसको क्या कहते थे? सर्वाध्यक्ष कहते थे। उसके बाद जो पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग हुआ करता था, जो सबसे उच्च पद पर होता था, उसको कुमार मात्य कहते थे। उसको क्या कहते थे? कुमार मात्य कहते थे। उसके बाद हम आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सल्तनत काल और मुगल काल। जो सल्तनत काल था उसको जिन प्रांतों में विभाजित किया गया था उसको विलायत कहते थे। और जो इसका ग्राम का प्रशासन था उसमें मुकद्दम होते थे, पटवारी होते थे, चौधरी होते थे। जो मुकद्दम थे वो प्रशासन का कार्य संभालते थे, जो पटवारी थे वो राजस्व का संग्रहण करते थे, और जो चौधरी थे वो पंचों की सहायता से विवादों का समाधान किया करते थे। और मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में जातिवाद बहुत हावी हो गई और सामंतवादी प्रणाली थी, जिसकी वजह से जो ग्रामीण का सुशासन था वो पतनोन्मुख हो गया, उसका थोड़ा सा पतन हो गया। ठीक है, अब हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे।
आते हैं हम पंचायती राज पर। पंचायती राज का जो अर्थ होता है वो क्या है? पंचायतों द्वारा गांव का शासन करना ताकि गांव का पुनर्निर्माण हो सके। राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है। पंचायती राज का संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया। आखिर स्वीकारा गया तभी तो इतनी बार जो है इतनी समितियां बनाई गई, इतने संविधान संशोधन हुए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसको पंचायतों को लाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, इसलिए इसकी भूमिका को हमने महत्व दिया, क्योंकि इसकी भूमिका को हमने महत्व दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये ग्रामीण के विकास के लिए, ग्रामीण समाज के विकास के लिए व तथा आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायती राज कहा गया। ठीक है, आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है। पंचायती राज की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली गई। गांव की कल्पना एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शासन तंत्र के रूप में की गई है। फिर देखते हैं भारत में पंचायती राज का उद्भव। भारत में पंचायती राज के इतिहास को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले वैदिक युग। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विधक का उल्लेख मिलता है। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। महाकाव्य युग भारत के 2 महान महाकाव्य काल को इंगित करता है, रामायण और महाभारत। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन 2 भागों, पुर और जनपद अर्थात नगर और ग्राम में विभाजित था। राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। इसे अभी हमने पढ़ा था। महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में भी ग्रामों के स्थानीय शासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयां विद्यमान थीं। ठीक है, फिर ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि दशक 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विंश अधिपति, शतग्राम अध्यक्ष और शतग्रामपति क्रमशः 20, 100 और 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। मतलब जो विंश अधिपति हुआ वो 20 का, और जो शतग्राम अध्यक्ष हुआ वो 100 का, और जो शतग्रामपति हुआ वो 1000 ग्रामों का प्रमुख होता था। वे स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। स्वाभाविक सी बात है, जो कर लेगा वही रक्षा करेगा। फिर ये आता है राष्ट्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? परिवार होती है, और परिवार का मुखिया कुलप। ठीक है, फिर जब 2 परिवार मिलेंगे, 2 नहीं मतलब जब कई परिवार मिलेंगे तो ग्राम का निर्माण करेंगे, और ग्राम का मुखिया क्या होगा? ग्रामणी होगा। और जब कई ग्राम मिलेंगे तो वो विंस का निर्माण करेंगे। कई नहीं, जब 20 ग्राम मिलेंगे तो वो विंस का निर्माण करेंगे, और इसका जो मुखिया होगा वो विंसपति कहलाएगा। और जब बहुत सारे विंस मिल जाएंगे तो वो जन का निर्माण करेंगे, और जिसका मुखिया कौन होगा? जनपति होगा। और जब कई सारे जन मिलेंगे तो वो राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और इसका जो मुख्य होगा वो कौन होगा? सम्राट होगा। ठीक है, और अब प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियां। तो गांव शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। ग्रामणी ग्राम प्रशासन अधिकारी होता था। गोप हदबंदी का कार्य देखता था। गौलमिक ग्रामीण प्रशासक होता था। ग्रामपति महत्तर ग्राम प्रशासन देखता था। पुर लोगों की संस्था होती थी। पटवारी ग्राम प्रधान का सहयोगी होता था। मौजा गांव का समूह होता था। फिर प्राचीन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक होता था।
स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे, इसीलिए वो बहुत अच्छे थे। मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही, यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए। इस काल में जिला अधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में, यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। ये मौर्य काल के विषय में बताया गया है, क्योंकि जो वैदिक काल था वहां पे स्त्रियों की भागीदारी के संदर्भ प्राप्त होते हैं, मतलब जो सभा समिति और विदत थी उसमें स्त्रियां भी होती थी। लेकिन ये जो बात की गई है ये गुप्त काल की बात की गई है और मौर्य काल की बात की गई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं ग्राम विकास के उद्भव के चरण। वैदिक जीवन का ग्रामिक सामुदायिक परिवेश, ग्रामिक मुख्य ग्राम अधिकारी। अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति से ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान का ग्रामिक के रूप में उल्लेख है। ठीक है, ये सब हमने पीछे भी पढ़ा है। फिर मध्यकाल में ग्राम शासन में 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, पटवारी, चौधरी, मुकद्दम। यही पीछे वाली बात है ये भी, कि पटवारी जो था वो राजस्व का संग्रह करता था, चौधरी जो था वो पंचों की सहायता से विवाद का निपटारा करता था, मुकद्दम जो था वो प्रशासन करता था। और दक्षिण भारत में ग्राम समाज की सुदृढ़ एवं शानदार प्रस्तुति थी। उर महासभा नाडु, आपको चोल साम्राज्य के बारे में भी पता होगा, जिसमें उर जो था वो सामान्य ग्रामीणों का संगठन हुआ करता था। महासभा ब्राह्मणों की संगठन थी। नाडु ग्रामीण इकाई तथा प्रशासन का केंद्र हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव। ग्रामीण स्तर पर 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थानों को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। फिर संविधान के 40वें अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। हमारे डीपीएसपी में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, ये हम पीछे भी अभी पढ़ के आए हैं, मुकद्दम, पटवारी और चौधरी। फिर ये ग्रामों को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थीं। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, ये हमें केवल मिलता है ऋग्वेद काल तक। फिर हम आगे आते हैं ब्रिटिश काल में। प्रारंभ में ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता समाप्त की गई, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग फेज था इनका, इन्होंने देखा कि गांव बहुत आपस में आत्मनिर्भर है, तो इन्होंने इसकी स्वायत्तता को समाप्त किया। फिर 1870 में आके मेयो प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन की दिशा में प्रयास फिर से प्रारंभ किया गया। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय संस्थाओं का लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। फिर आते हैं इधर 1907 में CEH होबहाउस की अध्यक्षता में केंद्रीयकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से एक अहम बल मिला। ये आपको याद रखना है कि 1907 में होबहाउस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया गया। फिर 1919 का एक्ट आता है, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा स्थानीय स्वशासन का विषय प्रांतों को सौंप दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ही इन स्थानीय निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता की भी बात कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायतों का उल्लेख ऋग्वेद, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल तथा मुगल काल में निरंतर मिलता है। फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का सबसे पहला प्रयास अंग्रेजों ने किया था।
1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त सरकार का विचार प्रस्तुत करके नगरों के लिए नगर पालिका समितियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की। नगरों के लिए क्या किया? नगर पालिका, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की। 1909 ईस्वी में लाहौर में हुए 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता को अनुभव किया गया तथा इसके पुनर्गठन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी। चार्ल्स मेटकाफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। ये आपको याद रखना है कि किसने पंचायतों को लघु गणराज्य कहा था? चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था। अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोग अपनी आस्था खोने लगे। फिर रॉयल कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की। ये वही कमीशन है जो हॉब हाउस की अध्यक्षता में गठित की गई थी। फिर ब्रिटिश काल। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमजोर हो गए। वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। वर्ष 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। यानी जो शुरुआत में खत्म हो गई थी अंग्रेजों के आने के बाद, उन्हें फिर से शक्तियां प्रदान की जानी शुरू की गईं। फिर वर्ष 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारी के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाना था। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला। इस कमीशन ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार में यह अनुशंसा भी की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए। मतलब जो स्थानीय निकाय है उनके पास पूर्ण नियंत्रण हो और बाह्य नियंत्रण से उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन पंचायतों के दायरों में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सकी। वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिए थे। मतलब 1925 तक 8 प्रांत में और 1926 तक इसके साथ साथ 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिया था। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गईं और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया। संविधान में पंचायतों के समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी। इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता BR अम्बेडकर ने किया था। के बाद हमारा दूसरा सब टॉपिक शुरू होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल, जिसमें सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू कर इसमें ग्रामीण विकास की सभी गतिविधियों को ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू करने का प्रावधान शामिल किया गया। यह नौकरशाही, राजनीतिक बाधाओं, योग्य कर्मियों की कमी तथा CDP लागू करने की ग्राम पंचायतों की अरुचि की वजह से सफल न हो सकी।
फिर आता है वर्ष 1957, बलवंत राय मेहता समिति का गठन। समिति ने पाया कि सीडीपी यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विफलता का कारण जन भागीदारी का अभाव था। अतः लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन आवश्यक। फिर समिति की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण पंचायती राज का 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुभारंभ किया गया। फिर आते हैं हम 1977 में, के सन 1977 ईस्वी, अशोक मेहता समिति का गठन। इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय पंचायतें होनी चाहिए, जिला परिषद और मंडल पंचायत। उसके बाद हम आते हैं कालांतर में अन्य गठित समितियों पे। ये हैं हनुमंत राय समिति, जीवीके राय समिति 1985 ईस्वी में, LM सिंघवी समिति 1986 में, केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारीय आयोग 1983 ईस्वी में। उसके बाद पीके थुंगन समिति, उसके बाद हरलाल सिंह खर्रा समिति, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थानों को फाइनली संवैधानिक दर्जा मिल जाता है और इसमें ये अनुच्छेद 40 है जिसमें पंचायतों का उल्लेख है, और अनुच्छेद 246 स्थानीय स्वशासन का विषय राज्यों को सौंपा गया। अनुच्छेद 246 में ये कहा गया है कि जो स्थानीय स्वशासन का विषय है उसको राज्यों को सौंपा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। अनुच्छेद 40 नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है और नीति निदेशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा। ये संविधान संशोधन के पहले की बात है। पंचायतों का पुनर्गठन प्रभावशाली ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही किया गया। हु ग्रे के अनुसार जनवरी 1957 ईस्वी तक भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे और सितंबर 1957 ईस्वी तक भारत के 73% गांव में पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी, जिन्हें सफाई संबंधी कानून बनाने, सड़कों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त थे। फिर आगे बढ़ते हैं भारत में पंचायतों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 5 जून 1947 ईस्वी को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने 16 सितंबर 1947 ईस्वी को पारित किया। भारत के गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की। तब से यह उत्तर प्रदेश में लागू है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज का स्वरूप संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी पर आधारित है। भारत में इस समय लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतें, 6,000 से अधिक पंचायत समितियां, 600 से अधिक जिला परिषदें कार्य कर रही हैं, जिनमें लगभग 34 लाख जनप्रतिनिधि कार्यरत हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज का पुनर्गठन अग्रलिखित तालिका के अनुसार विभिन्न स्तरों में किया गया है। इसको देखिए, ये पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी जिसमें थोड़ा नाम चेंज है वो हम देखेंगे। जैसे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय खैर अब सब में है, ये शुरुआत में पहले द्विस्तरीय और वो था। सिक्किम में तो खैर है ही नहीं बीच का, वो क्षेत्र समिति नहीं है। देखते हैं इसको जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद। केरल में ये देखिए बीच में प्रखंड पंचायत है, बाकी ग्राम पंचायत जिला पंचायत ही है। मणिपुर में ये द्विस्तरीय है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम है और इसमें बीच का क्षेत्र पंचायत नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं त्रिपुरा में भी त्रिस्तरीय है, यहाँ पे पंचायत समिति है। हम एक चीज़ ध्यान देंगे, ये मैक्सिमम सब में पंचायत समिति है, तो जिसमें पंचायत समिति नहीं है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा हो गया केरल जिसमें प्रखंड पंचायत है। उसके बाद हम आते हैं उड़ीसा में भी पंचायत समिति है। दादरा व नगर हवेली में द्विस्तरीय है। दिल्ली में एक स्तरीय केवल नगर निगम है। पौंडीचेरी में द्विस्तरीय है। असम में इसको कहा जाता है आंचलिक पंचायत। ठीक है, उसके बाद हम कर्नाटक में आते हैं, तो कर्नाटक में तालुका पंचायत है। उसके बाद ये हरियाणा पंचायत समिति है। मध्य प्रदेश में प्रखंड पंचायत है।
फिर छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके आगे हम आते हैं राजस्थान पंचायत समिति, उत्तर प्रदेश पंचायत समिति, यहाँ सब में पंचायत समिति है। उसके बाद हम आते हैं पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, यहाँ पे ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद, पर अब यहाँ भी त्रिस्तरीय है, पर ये आप याद रखिएगा। उसके बाद मेघालय में केवल जनजातीय परिषद है, नागालैंड जनजातीय परिषद, यहाँ सब पेशा कानून लागू है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप लागू किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तरीय संस्थाओं को सभी राज्यों में ग्राम पंचायत के नाम से संबोधित किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य को अपनी आबादी के अनुसार ग्राम सभा का गठन करने के लिए आबादी की संख्या सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा की सदस्यता ऐच्छिक है। ग्राम सभा के सदस्य के लिए यह जरूरी है कि वह 18 वर्ष या अधिक आयु का हो तथा कोढ़ी, पागल, दिवालिया, दंड प्राप्त या राज्य सरकार का कर्मचारी ना हो। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार मीटिंग होती है, ये याद रखिएगा कि वर्ष में 2 बार मीटिंग होती है। उसके बाद हमारा तीसरा सब टॉपिक शुरू होता है और ये है पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां। अब हम समितियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख समितियां क्या थी? बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर आएंगे, ये अशोक मेहता समिति। फिर हम तीसरे नंबर पर आएंगे, ये है जीवीके राव समिति, जीवीके राव समिति। उसके बाद हम आएंगे इधर तो एलएम सिंघवी समिति, फिर पीके थुंगन समिति, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 समितियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन हुआ था वर्ष 1957 में। इसके प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं? इसमें जो सबसे पहला सबसे मेन था त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना। उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। फिर ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा। पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इनकी ये सब सिफारिशें हैं। समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार कर लिया गया था। फिर आते हैं हम अशोक मेहता समिति पर। अशोक मेहता समिति का जो गठन था वो कब हुआ? 1977 में। इसके प्रमुख तथ्य क्या हैं? द्विस्तरीय पंचायती राज का गठन इन्होंने ये सिफारिश दी। जिला परिषद और मंडल पंचायत, जिला परिषद जिला स्तर पर और मंडल परिषद 15 से 20 हजार की जनसंख्या वाले ग्राम समूह। इसकी रिपोर्ट जो है वो 1978 में सौंपी गई। उसके बाद हम तीसरे पे आते हैं जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति का गठन 1985 में हुआ। इसका जो प्रमुख तथ्य था ये था कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का विकेंद्रीकरण हो। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस समिति ने कहा था, तो जीवीके राव समिति ने। जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश की। ये क्वेश्चन भी आता है कि जिला विकास आयुक्त के पद की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो जीवीके राव समिति ने की थी। उसके बाद हम आते हैं एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति का गठन हुआ 1986 में। इसके प्रमुख तथ्य क्या हैं? त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश। उसके बाद ग्राम समूह हेतु न्याय पंचायतों की स्थापना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नियमित, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किसने की थी? तो एलएम सिंघवी समिति ने की थी। और न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश भी एलएम सिंघवी समिति ने की थी। उसके बाद हम आते हैं पीके थुंगन समिति पर। इसका गठन 1988 में हुआ। इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की मांग की, ग्राम, प्रखंड और जिला। और ये जो जीवीके राव समिति थी इन्होंने भी त्रिस्तरीय मांगा था, तो इसमें ये था ग्राम, ब्लॉक और जिला। उसके बाद हम इधर आते हैं, जो इनकी महत्वपूर्ण समितियां हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। पंचायत राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए। फिर आता है BR राव समिति 1960 में, पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्क संगतता के लिए। उसके बाद SV मिश्रा 1961 में, पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन दल। उसके बाद B ईश्वरन 1961 में, पंचायत राज प्रशासन का अध्ययन दल। उसके बाद GR राजगोपाल 1962 में, न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन दल। फिर RR दिवाकर समिति 1963, ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा। इतना जरूरी नहीं है याद करना, मेन याद कर लीजिएगा, पर देख लीजिए। M रामकृष्ण मैया
1963 पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय की गणना का अध्ययन दल। उसके बाद के संथानम समिति, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के संथानम समिति 1963-1965। एक आई पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान की स्थिति की समीक्षा और दूसरी आई पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन। फिर आता है आर के खन्ना समिति, ये भी 1965 में, पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण के लिए। फिर आती है जी रामाचंद्रन समिति 1966 में, पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन। फिर आती है वी रामानाथन 1969 में, भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका। एम रामकृष्ण मैया अध्ययन दल 1972, 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखना, इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर आता है श्रीमती दया चौबे समिति 1976 में, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा। फिर आता है अशोक मेहता समिति 1977 में, पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्व। फिर आता है दांतेवाला समिति 1978 में, खंड स्तर पर योजना स्वरूप। फिर आता है हनुमंतराव समिति 1984 में, जिला स्तरीय योजना का स्वरूप। उसके बाद आता है GVK राव समिति 1985 में, ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम। उसके बाद LM सिंघवी समिति 1986 में, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण। उसके बाद PK थुंगा समिति 1988 में, स्थानीय निकायों के संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा। फिर ये इसको डिटेल में बताया गया है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ग्रामीण विकास को गति देने के लिए और इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। फिर समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें इस प्रकार हैं: 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। फिर ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए तथा इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। फिर आगे ये इनकी समितियां थी। फिर समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया, लेकिन परिषद ने कोई एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया और इसे राज्यों पर छोड़ दिया कि इसे जिस तरह से चाहें उस तरह से लागू कर सकें। यही कारण था कि कहीं पे त्रिस्तरीय बन रहा था, कहीं पे 2 स्तरीय और कहीं पे 4 स्तरीय। फिर राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। फिर 1960 के दशक के मध्य तक बहुतों से राज्य ने पंचायत राज संस्थाएं स्थापित कर लिया, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था, इसलिए राज्यों ने इसे अपने अपने तरीकों से लागू कर दिया। फिर ये एग्जाम्पल भी है कि जैसे राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, तमिलनाडु ने 2 स्तरीय और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाया गया, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात पद्धति में जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया गया। फिर आते हैं अशोक मेहता समिति पर। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और जो पतन की तरफ अग्रसित थी पंचायती राज पद्धति, उनको पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। इसकी जो मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:
त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे मंडल पंचायत, जिसमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव का समूह होना चाहिए। दूसरा क्या है, राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। फिर जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। चौथा क्या है, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कर लगाने की अनिवार्य शक्ति हो। न्याय पंचायत को इस विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए और जो न्याय पंचायत है उसका एक योग्य न्यायाधीश द्वारा निर्देशन किया जाना चाहिए। फिर छठा है, पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्त होनी चाहिए और पंचायती राज भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। फिर सातवां है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें उपयुक्त हैसियत के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। इसमें दिया तो गया है कि संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक मान्यता दी जाने के लिए किसने सबसे पहले बात की थी, तो हम एल.एम. सिंघवी समिति का ही नाम लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात कही थी। चलिए आगे देखते हैं। जी.वी.के. राव समिति ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इन्होंने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा और पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की, जो कि बहुत हद तक अशोक मेहता की सिफारिशों के ही समान थी। जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है। जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं एल.एम. सिंघवी समिति पे। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे एल.एम. सिंघवी समिति कहा गया और ये एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में था। इन्होंने सबसे मुख्य बात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप में मान्यता देने की बात कही, क्योंकि इसे अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली हुई थी। इसने पंचायती राज विकास के नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के संवैधानिक उपबंध बनाने की सलाह भी दी थी। फिर गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की बात कही। ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना। इसमें ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया गया। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। गांव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ये इन्होंने कहा। उसके बाद हम आते हैं पी.के. थुंगन समिति पर। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की थी। इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात कही। इन्होंने गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को उपयुक्त बताया। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले के कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। छठा पॉइंट है, पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। सातवां है, हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु तथा विधियां तय करेगा। आगे आते हैं वी.एन. गाडगिल समिति पे। 1988 में वी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था।
इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में वही बातें दोहराई, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए, और फिर गार्डगिल समिति की अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। उसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर। ठीक है, इसमें देखिए जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 है, इसमें कुल धाराओं की संख्या 119 है। और इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत की कार्यकाल 5 वर्ष, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात इसमें की गई थी। उसके बाद 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत की विधानसभा द्वारा पारित किया गया। 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का अधिनियम 26 है, जो 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना और विकास करना था। कानून में कुल कितनी धाराएं हैं, 119 धाराएं हैं। फिर इसमें एक नोट है ये कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत राज अधिनियम 1947 एक ग्राम पंचायत को स्कूलों और अस्पतालों की नियुक्ति, रख रखाव और सुधार के लिए भुगतान किए गए किसी भी कर या लेवी को इकट्ठा करने और राज्य सरकार को सौंपे गए खातों और अन्य कार्यों के लिए अधिकृत करता है। इस अधिनियम की धारा 1, ये धारा हमें ध्यान देना है कि इस अधिनियम की धारा 1 में प्रावधान है कि अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तारित होगा। मतलब जो पंचायती राज अधिनियम 1947 है उसकी धारा 1 में ये प्रावधान है कि यह अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। फिर ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ग्राम सभा की स्थापना। यह अधिनियम उस गांव या गांव समूह के विकास के लिए एक ग्राम सभा, गांव या गांव समूह की स्थापना का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 2G ग्राम सभा को परिभाषित करती है। यानी 1947 की अधिनियम में धारा 2G में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। इसका मतलब ग्राम सभा का मतलब धारा 3 के तहत एक निकाय है। ग्राम सभा धारा 3 के तहत एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के एक गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हैं। यानी एक ग्राम सभा क्या है कि किसी एक क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में कितने लोग शामिल हैं, उसी को मिला के ग्राम पंचायत का निर्माण होगा, ग्राम सभा का निर्माण होगा। भारत के संविधान की धारा 243B ग्राम सभा को एक निकाय के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें जिला स्तर पर पंचायत क्षेत्र में स्थित गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। धारा 3 में प्रावधान है कि राज्य सरकार एक नाम मात्र नाम से ग्राम सभा, ग्राम या ग्राम समूह स्थापित करेगी। जब ग्राम सभा का गठन गांव के समूह द्वारा किया जाता था तो सबसे अधिक आबादी वाले गांव का नाम ग्राम सभा कहा जाता था। ग्राम सभा की स्थापना का उद्देश्य किसी गांव या ग्राम समूह का विकास करना था। फिर यह है ग्राम सभा के कार्य, जो कि धारा 11(5) में दी गई है। ग्राम सभा के कार्य क्या क्या है? सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना और दान देना, समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान करना, गांव में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। फिर ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला हो गया ग्राम सभा की स्थापना, अब दूसरा है ग्राम पंचायत की स्थापना। यह कानून ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अधिनियम की धारा 2H मतलब 2G जो था उसमें ग्राम सभा परिभाषित की गई थी और जो 2H है उसमें ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है।
ग्राम पंचायत रूप से ग्राम सभा के मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से एक गठित निकाय है। धारा 12(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। जब तक प्रधान और ग्राम पंचायत के कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाते हैं, तब तक ग्राम पंचायत के गठन की घोषणा नहीं की जाएगी। फिर इसमें नोट है कि धारा 15 ग्राम पंचायत के कार्यों को निर्धारित करती है, जिनमें से कुछ हैं ये ग्राम पंचायत के कार्य हैं जो हम आगे देखने जा रहे हैं। कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना एवं विकास करना, मैदानों एवं चारागाहों का विकास, भूमि विकास में सरकार की सहायता करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा देना, घाटियों में मत्स्य पालन करना। और फिर तीसरा पॉइंट आता है पंचायत अवधि। धारा 12(3) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगा। ठीक है, ये याद रखना कि उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगा और धारा 95(1)(f) के तहत निरस्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, निरस्त नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत निर्माण के लिए चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा। पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले या इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले। जहां ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले बिताया गया शेष समय ग्राम पंचायत के शेष समय के लिए ही जारी रहेगा। ये आपको समझ में आया होगा कि मान लीजिए अगर दोबारा ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना है, जैसे ये मान लीजिए ये ग्राम पंचायत है और ये विघटित हो गई, आगे बचे हुए समय के लिए अगर हमें ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना है तो ये बीच का समय ये 6 माह से अधिक होना चाहिए। अगर ये 6 माह से अधिक होगा तभी ये चुनाव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और अगर ये मान लीजिए ये 6 माह से अधिक का समय है और यहाँ पे चुनाव किया गया तो वो उतने ही समय के लिए होगी जितना समय इसके कार्यकाल में शेष बचा हुआ था। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं प्रधान कार्यालय। यह अधिनियम ग्राम पंचायत के प्रधान को इसका अध्यक्ष बनाने का प्रावधान करता है। आगे देखते हैं कि धारा 11(b) ग्राम पंचायत के प्रधान का चयन पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत के किसी भी आम चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के पूर्ण सदस्य के 2/3 से कम को राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा नामांकित किया जा सकता है। प्रबंधन समिति, ये ए वाला पॉइंट है। प्रबंधन समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए पात्र व्यक्तियों की उतनी संख्या शामिल होती है जितनी वह उचित समझे। या बी है एक प्रशासक। सफी उद्दीन बनाम एडीजे 1998 आरडी 109 में यह तर्क दिया गया था कि प्रावधान के चुनाव पर इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि उम्मीदवार ने सीट के लिए एक फर्जी दस्तावेज पेश किया था। धारा 11(b)(6) में प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा। प्रधान और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों को निर्धारित समान लाभ प्राप्त होंगे। यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्रधान के पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। फिर आता है महिलाओं के लिए आरक्षण। धारा 11(1)(a)(4) में प्रावधान है कि उपधारा 3 के तहत प्रधान के आरक्षित पदों की संख्या सहित प्रधानों के कार्यालयों की संख्या का 1/3 से कम नहीं, जैसा भी मामला हो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये आप सब जानते होंगे कि महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 मौजूद है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार। ठीक है, इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या है कि पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। फिर इस अधिनियम द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। ये डेट आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे आता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जो कि ग्राम पंचायतों के विषय में उल्लेख करता है।
फिर ये आगे आता है, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है और 11वीं अनुसूची में 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं और अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई। ठीक है, ये रहा पूरा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। आगे बढ़ते हैं। यह पंचायती राज का संवैधानिकरण। राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। फिर आगे आते हैं वीपी सिंह सरकार। नवंबर 1989 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। यानी 2 बार कोशिश की गई लेकिन दोनों बार ये विफल रहा। फिर आती है नरसिम्हा राव सरकार। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में कांग्रेस ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। आज भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है इसी अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के 1992 के तहत है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। संसद में संवैधानिक विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ तथा दिनांक 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। नोट: 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के उपबंधों को मोटे तौर पर आदेशात्मक और स्वविवेकी उपबंधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आदेशात्मक उपबंध है ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हों। बी है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में गांव, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना। सी है पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग शामिल होंगे। डी है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा। पंचायतों के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों में से होगा। एफ है सदस्यता तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पंचायत में उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ये किस में है? 243 डी में, 243 घ में। ठीक है, फिर आता है जी। सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि कोई पंचायत इस समयावधि से पहले किसी भी कारण से विघटित हो जाती है तो 6 माह की समयावधि के भीतर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। यदि पंचायत की अवधि 6 माह से कम रह गई हो तो इस अवधि के लिए चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा। एच है अधिनियम के प्रारंभ होने से 1 वर्षीय अवधि के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन, उसके पश्चात संविधान के अनुच्छेद 280 की उपधारा ख में जोड़ी गई थी। इस उपधारा के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग राज्य सरकार के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत के संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय की सिफारिश अध्यक्ष से करेगा। फिर आई है
पंचायत के चुनाव करवाने, निर्वाचक नामावली तैयार करने के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन। फिर जे, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा धारा 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए दो उसमें बांटा गया था, आदेशात्मक और स्वविवेकी। अब देखते हैं स्वविवेकी उपबंध। स्वविवेकी उपबंध, चूंकि पंचायती राज संस्थाओं का विषय राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य को पंचायतों के लिए शक्तियां, कार्य, अधिकार, वित्त आदि के हस्तांतरण की स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसकी किसकी? पंचायतों के लिए शक्तियां, कार्य, अधिकार, वित्त आदि के हस्तांतरण की। ठीक है, फिर आगे है, राज्यों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित समर्थक प्रावधान दिए गए हैं। इसमें ए है, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में पंचायतों के अध्यक्ष एवं जिला स्तर पर पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के लिए सदस्यता। सी है, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता। डी है, ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम। ई है, पंचायती राज प्रणाली PRS की विभिन्न श्रेणियों पर सदस्यता के साथ साथ अध्यक्षता के लिए नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में सीटों का आरक्षण। एफ है, पंचायतों को निहित शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व देना उनके लिए स्वशासन के प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य है और निम्नलिखित के संदर्भ में उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को शक्तियां एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण का प्रावधान करना। इसमें का है, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। खा है, संविधान की 11वीं अनुसूची में अंतर्निहित 29 विषयों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उनको सौंपना। फिर जी है, पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों के प्रत्येक द्वारा वसूल किए गए ऐसे राजस्व कर के आवंटन को उगाहने की सुपरिभाषित पद्धति के अनुसार समुचित कर, शुल्क और फीस को उगाहने के लिए पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को प्राधिकृत करना। आगे देखते हैं, प्रत्येक स्तर में निहित जिम्मेदारी के स्वरूप और महत्व के आधार पर पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को राज्य सरकार द्वारा उगाहे कर, शुल्क, पथकर का आवंटन करना। राज्य की संचित निधि कोष से पंचायतों को अनुदान सहायता की राशि का निर्धारण करना। आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहला है इसमें ग्राम सभा का गठन। 1963 में पंचायत राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन दल रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ग्राम सभा को हर राज्य में सांविधिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। ये कब का है? 73वें संविधान संशोधन के पहले का। ठीक है, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाने से राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे ग्राम सभा अपने पंचायती राज कानून का अभिन्न अंग बनाएं। केंद्रीय अधिनियम के ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की ताकि सभी मतदाताओं को ग्रामीण समुदाय के विकास में भाग लेने के योग्य बनाया जा सके। आगे इसमें दूसरा है कि नियमित और सामयिक चुनाव सुनिश्चित करना। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित और सामयिक चुनाव कराना अनिवार्य है। 73वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था भी है कि अगर पंचायतें भंग की जाती हैं तो चुनाव 6 महीने के अंदर कराए जाने आवश्यक है, मतलब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आवश्यक है। फिर तीसरा आता है कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण करना। 1978 में दांतेवाला समिति, ये याद रखिएगा, दांतेवाला समिति ने यहाँ तक कहा कि पंचायती राज संस्थाएं दरबान के रूप में काम करती हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं दरबान के रूप में काम करती हैं, तो किस समिति ने कहा? दांतेवाला समिति ने। आगे देखते हैं, और ग्रामीण समुदायों के कमजोर वर्गों को मिलने वाले लाभों को रोकती हैं। संविधान
73वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति तथा विकास में उन्हें भाग लेने के लिए समर्थ बनाया जा सके। चौथा, महिलाओं के लिए आरक्षण। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अपेक्षा करता है कि पंचायतों में इसके सदस्यों और अध्यक्षों के दोनों स्थानों पर महिलाओं के लिए एससी तथा एसटी की महिलाओं सहित 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए। फिर पांचवा है पर्याप्त वित्तीय संसाधन। पंचायतों के पास वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि नहीं दी जा रही है। पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का गठन करने की व्यवस्था की गई है। फिर आता है राज्य चुनाव आयोग। अधिनियम में पंचायतों के पर्यवेक्षण, निदेशन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से राज्य चुनाव आयोग के गठन की भी व्यवस्था की गई है। फिर आता है जिला योजना समिति का गठन। संविधान के अनुच्छेद 243 जेड-डी, ये भी आपको याद रखना है, 243 जेड-डी। जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद में है? 243 जेड-डी में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 243 जेड-डी में यह व्यवस्था है कि पंचायतों और नगरपालिका क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय यह स्थानिक योजना भौतिक एवं प्राकृतिक स्रोतों, संरचनात्मक एवं प्राकृतिक संरक्षण को ध्यान में रखेगी। इस अधिनियम में पूरे जिले की विकास संबंधी योजना तैयार करने के लिए जिला स्तर पर सांविधिक निकाय की व्यवस्था की जाती है। आगे देखते हैं संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का क्रियान्वयन। अनुरूपता विधान। पहला है अनुरूपता विधान। राज्य विधानसभा के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने पंचायत अधिनियमों को केंद्रीय विधान के अनुरूप इसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर अर्थात 24 अप्रैल 1994 तक संशोधित कर लें। 25 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों में 21 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों संशोधित अधिनियम लागू किया जाना अपेक्षित था। यह अधिनियम, इसमें देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 21 है, तो कौन कौन से राज्य बच रहे हैं? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के लिए यह लागू नहीं था क्योंकि ये जो राज्य हैं ये 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों के भाग हैं। फिर आगे आता है संघ शासित प्रदेशों में यह दिल्ली पर लागू नहीं है क्योंकि इसमें शहरी क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पे केवल नगर पालिका है, वो आप ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जा सकते हैं। इन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उत्पादन संबंधी गतिविधियां, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग, ईंधन और चारा तथा सिंचाई सहित लघु उद्योग। दूसरा है भू विकास कार्यक्रम, भू सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा जल संभार विकास, प्रतिभूमि विकास, सामाजिक वन विद्या और चारागाह। तीसरा है कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए गरीबी उन्मूलन तथा संबंधित कार्यक्रम। फिर चौथा है नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण सड़कें, पुल, पुलिया, जलमार्ग, सफाई, ग्रामीण आवास और स्वास्थ्य। फिर पांचवा आता है शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, प्राथमिक पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा पुस्तकालय। फिर छठा आता है समाज कल्याण, महिलाओं और बाल विकास का कल्याण, परिवार कल्याण, विकलांगों और मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों की देखरेख। सातवां है सामुदायिक परिसंपत्तियों और सार्वजनिक वितरण प्रणालियों का रख रखाव। फिर आठवां है ग्रामीण बाजारों और ग्रामीण मेलों का आयोजन करना और नियंत्रण करना। ये सब आप एक बार और देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर आगे आता है 11वीं अनुसूची के विषय, अनुच्छेद 243 जी। पहला है कृषि एवं कृषि विस्तार, दूसरा भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, तीसरा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास, चौथा लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, पांचवा मत्स्य उद्योग, पशुपालन, छठा सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, सातवां पशुपालन,
डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, 8वां पेयजल, 9वां लघु वन उपज, 10वां खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, 11वां ग्रामीण आवास, 12वां ईंधन और पशुचारा, 13 सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, सीधे संचार साधन भी याद कर सकते हैं। 14 ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। 15 अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17 शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सही शिक्षा। 18 तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19वां प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। 20वां परिवार कल्याण। 21वां सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22वां बाजार और मेले। 23 सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। 24 दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण। 25वां महिला व बाल विकास। 26 समाज कल्याण, दिव्यांग एवं मानसिक मंद व्यक्तियों सहित। 27 सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 28 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। 29 लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास। ये देखिए, आप इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे ना, ये आपके दिमाग में आ जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखेंगे ये कृषि, कृषि विस्तार, फिर इसके आगे कृषि विस्तार, कृषि विकास कैसे होगा, भूमि विकास होगा, भूमि सुधार होगा, चकबंदी होगी, भूमि संरक्षण होगा, और फिर ये सिंचाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आप जोड़ जोड़ के याद करेंगे कि जैसे ये मत्स्य पालन पशुपालन है, ये तो कृषि से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये पशुपालन वगैरह भी ऐसे आप जोड़ जोड़ के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कुछ नहीं, केवल शिक्षा से रिलेटेड है। अब इसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे या फिर ऐसे इसको कहीं लिख के चिपका लीजिए, आपको ये दोहराते रहेंगे ना तो दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आगे देखते हैं छठा, इसका जो सब टॉपिक है, छठा आखिरी सब टॉपिक है इस टॉपिक का। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध, व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज देखते हैं इसको। भारतीय संसद द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 को पारित किया। यहाँ पर 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र एवं इसमें कम होने पर कई गांवों को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। आशा है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया बताते हैं हम कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक गांव है, गांव ए, और इसकी जनसंख्या अगर 1000 है तब तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जनसंख्या 1000 से कम है, 1000 नहीं है, मान लो 700 हो गई, ठीक है, तो फिर एक गांव और है जिसकी जनसंख्या 300 है या फिर मान लीजिए 500 है, तो इन दोनों को मिला के फिर एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। मतलब ये जो ग्राम पंचायत का गठन होगा वो इसी गांव की 1000 जनसंख्या पर ही होगा। अगर एक गांव में नहीं है तो 2 गांव को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है। फिर यह है सामुदायिक विकास का प्रशासनिक ढांचा। राष्ट्रीय स्तर प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, सभी मंत्री गण हैं। राज्य स्तर है, फिर जिला स्तर है, फिर खंड स्तर, फिर ग्राम स्तर। मतलब सबसे छोटी इकाई ग्राम स्तर पर है, फिर खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर सभी मंत्रीगण और फिर राष्ट्रीय स्तर। और ये प्रधानमंत्री वाली तरफ देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। और फिर उसके बाद राज्य विकास समिति आती है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। फिर विकास आयुक्त सचिव होंगे, फिर जिला विकास अधिकारी डीडीओ कहलाएंगे, फिर खंड विकास अधिकारी बीडीओ, फिर ग्राम सेवक और फिर जनता। ठीक है, फिर आगे आता है पंचायत से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में। अनुच्छेद 243 पंचायत ग्राम पंचायत व्यवस्था। फिर 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी में पंचायतों का गठन, सी में पंचायतों की संरचना, डी में स्थान पदों का आरक्षण, ई में पंचायतों की अवधि, एफ में सदस्यता के लिए निर्भरताएं, 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। फिर 243 आई वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, ये इंपॉर्टेंट है आई और के। आई आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इनकम से वित्त आयोग। ठीक है, फिर आगे आता है अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा विधानमंडल द्वारा। फिर के आता है पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। और फिर अनुच्छेद 243 एल संघीय राज्य क्षेत्रों में लागू होना। फिर 243 एम है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू होना।
243 यन है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। फिर आखिरी है 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम फिर से मिलेंगे जो टॉपिक 2 है उसके सब टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।